हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एथिक्स के अंदर ही किस तरीके से फैक्टर्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एथिक्स वर्क करता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एथिक्स में लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एथिक्स होता क्या है, किस तरीके से एथिक्स हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे ये इम्पोर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमने समझा था कि एथिक्स और वैल्यूज में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, एथिक्स और लॉस में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, एथिक्स और रिलीजन में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है उसको हम समझेंगे। उसी के अलावा किस तरीके से एथिक्स डेवलप हो रहा है उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के साथ साथ हम एथिक्स किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में हमेशा एथिक्स किस तरीके से बनता है, उसके कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस या कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं। वो सिचुएशंस किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर किसी भी सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से एथिकल स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर रही है उसे समझने की कोशिश करेंगे अपन। ओके, चलिए चलते हैं। तो अपना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स समझने के लिए हमें समझना होगा पहले डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें, ऐसे फैक्टर्स जो एथिक्स को बनाने में काम कर रहे हैं या एथिक्स के जो स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बनाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें हम डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं। मीन्स ऐसे सर्कमस्टेंसेस होना, सिचुएशंस होना जिनके बेस पे एथिक्स डेवलप हो रहा है या जिनके सराउंडिंग में जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनके बेसिस पे एथिक्स डेवलप हो रहा है, तो उसे हम डिटर्मिनेंट्स कह रहे हैं। यहाँ पे एथिक्स को डेवलप करने के लिए सबसे बेसिक चीजें कई बार हमारे सामने आती है कि ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट कर सकती है। किस तरीके से कोई भी एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बदलते रहते हैं समय के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, सिचुएशन बेस पे या फिर इंस्पिरेशन के बेस पे, पावर की बेस पे, इन सबको टॉपिक्स वाइज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बदलते हैं। बट यहाँ पे जब ये बदलते रहते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल सेट हैं उनमें भी चेंजेस आता है, उनमें डिसीजंस मेकिंग में चेंजेस आता है। वहाँ पे किसी भी सिचुएशन के अंदर डिसीजंस मेकिंग डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं। इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है कि किस तरीके से एथिक्स बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहे हैं, गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी कोई पोस्टिंग है किसी XYZ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पे जब पोस्टिंग है तो पोस्टिंग के साथ ही साथ किस तरीके से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की माहौल या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से आपके सोसाइटी के एथिकल नॉर्म्स को भी बदल सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे भी। इस चीज को समझना होगा किस तरीके से वहां पे जो चीजें बदल सकते हैं एथिक्स के स्टैंडर्ड्स को, उन्हें हम डिटर्मिनेंट्स कह रहे हैं, उन्हें हम फैक्टर्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं। पहला आता है टाइम। एथिक्स हमेशा टाइम के साथ बहुत चेंज होता है कहीं ना कहीं। पहले के समय में एथिकल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स कुछ और हुआ करते थे। आज के समय में एथिकल नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स बहुत अलग हो गए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले के समय में जब इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चर को हम देखें तो वहां पे अनटचेबिलिटी बहुत सही मानी जाती थी। राइट, वहां पे अनटचेबिलिटी को एज अ राइट स्टैंडर्ड देखा जाता था टू इक्वली बैलेंस द सोसाइटी। ये उस समय के एथिकल नॉर्म्स हुआ करते थे। बट एज पर द टाइम चेंजेस, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, एथिकल नॉर्म्स चेंज हुए। एथिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अनटचेबिलिटी को अवॉइड कर दिया गया इक्वली बैलेंस करने के लिए। वहीं पे सती प्रथा जो थी उस चीज को लेके हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे किस तरीके से टाइम के साथ क्या हो रही है, चीजें बदल रही है, एथिकल नॉर्म्स बदल रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे टाइम सबसे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एथिकल नॉर्म्स को चेंज होने में मदद कर सकता है कहीं ना कहीं। राइट, ये पहला कॉन्सेप्ट आया। सेकंड आता है एक्सपीरियंस। हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर किस तरीके का इंडिविजुअल कैंडिडेट एक्सपीरियंस रखता है उन बेसिस पे भी एथिकल नॉर्म्स बदल सकते हैं, सोसाइटी को लेके भी, इंडिविजुअल लेवल के। यहाँ पे हम जो डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं वो दोनों लेवल पे बात कर रहे हैं। किस तरीके से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे भी हो सकता है, सोसाइटल लेवल पे भी हो सकता है, यूनिवर्सल लेवल पे भी हो। सोसाइटल मतलब यहाँ पे कम्युनिटी, छोटी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के बेस पे हो गया। इंडिविजुअल तो हम समझ रहे हैं कि एक पर्सन हो गया। सोसाइटी या कम्युनिटी बेस पे हो गया मतलब कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सेम आइडियोलॉजी, सेम बिलीफ हो, उनके एथिकल नॉर्म्स कैसे बदल सकते हैं। और थर्ड एंड फाइनल होता है हमारा यूनिवर्सल लेवल पे, होल सोसाइटी को देखते हुए हम बात कर रहे हैं जहाँ पे
रिलीजन, कल्चर, इन सब की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। ओवरऑल नॉर्म्स जो है वो सबके लिए सेम रहेंगे कहीं ना कहीं, right? तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स जो भी होंगे उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस तरीके से हमारी चीज़ों को बदलता है। एक्सपीरियंस हमेशा हमारे जो इंडिविजुअल लेवल पे या इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पे किस तरीके से मॉरलिटी को बदलता है। इंडिविजुअल लेवल पे तो बदल ही रहा है, एक्सपीरियंस हमेशा सोसाइटी के अंदर किस तरीके से मॉरलिटी को भी चेंज करता है, उसे समझने की बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव एग्जाम्पल ऑफ अशोका, जो कलिंगा युद्ध के समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, या बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया था चीज़ों के अंदर, राइट। किस तरीके से वो अलग ही कल्चर को फॉलो करने लग गए, राज किंगडम इन सबको थोड़ा त्यागने लग गए इन एवरीथिंग। वो बेसिकली शो करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपीरियंस, जो कोई संभावनाएं हो रही है सराउंडिंग के अंदर, कोई माहौल जो बन रहा है सराउंडिंग में, वहां पे आपके एक्सपीरियंस किस तरीके से डेवलप हो रहा है। एक्सपीरियंस डेवलप होते समय आपके एथिकल नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स भी चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। अशोक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है किस तरीके से उनके जो माइंडसेट थे वो कलिंगा युद्ध के बाद डाइवर्सिफाइड हो गए, ऑटोमेटिकली कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड हो गए थे कहीं ना कहीं, राइट। अपोजिट डायरेक्शन ही बोल सकते हैं कहीं ना कहीं में से। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किस तरीके से हमारे जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर थर्ड आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किस तरीके से हम जो भी कोई भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वहाँ पे किस तरीके से हम कॉस्ट एफिशिएंटली मीन्स समय की कंडीशन को मानते हुए, हमारी कैपेसिटीज़ को डेवलप करते हुए, हमारी कैपेसिटीज़ के अनुसार या कैपेसिटीज़ के साथ साथ हम बोल सकते हैं कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो कैसे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट डैम बना रही है, डैम बनाते समय इनिशियल लेवल पे कहीं से ज़्यादा हार्म हो सकते हैं कहीं ना कहीं। किस तरीके से वहाँ पे इंडिविजुअल जो एक विलेज है उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, या फिर कुछ और तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को पड़ सकते हैं। बट यहाँ पे जब वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं और सोसाइटल स्टैंडर्ड लेवल पे देखते हैं, जब आने वाले 3 साल बाद जब वो डैम बन के रेडी हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं क्या होगा, ये ही डैम कहीं ना कहीं एक विलेज को छोड़ते हुए 1000 विलेजेस तक पानी पहुंचाने का काम करेगा। तो वहां पे एथिकल प्रिंसिपल्स जो है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जरूरी हो गया है एथिक्स को लेके, कि किस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज अगर हम करते हैं, एथिक्स किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वहां पे किस तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे उसी वजह से एथिक्स भी डेवलप हो रहा है, उसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलप हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे सोसाइटी को लेके भी हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन बहुत बेसिक फैक्टर हो सकता है किस तरीके से एथिक्स डेवलप हो रहा है। इंस्पिरेशन के अंदर हम बात कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे माइंडसेट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेंटलिटी होती है, या फिर इमोशंस होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही है उनके अंदर चेंजेस लाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं, उनके अंदर बदलाव लाने का काम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम जब किसी पर्सन को इंडिविजुअल स्पीच सुनने जाते हैं, स्पीच के अंदर हम किसी पर्सन से इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके थॉट प्रोसेस से, उनकी मेंटलिटी से, उनके जो वे ऑफ पर्सपेक्टिव टॉकिंग है या वे ऑफ इमोशन से, उनसे काफ़ी बदलाव या उनसे काफ़ी चेंजेस देख पाते हैं अपने अंदर भी। तो वहाँ पे भी हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो हमारे एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिविजुअल लेवल पे भी, वो भी चेंज होते हैं कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए, कोई इंस्पिरेशन जो है या कोई इंस्पायर करने वाला एक्सपायर कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से किस तरीके से एथिकल फैक्टर्स चेंज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स चेंज हो सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे फैक्टर्स इंस्पिरेशन है, किस तरीके से जब हमारे माइंडसेट के सराउंडिंग में दूसरे माइंडसेट इम्पैक्ट डालने लग जाए, या दूसरों के माइंडसेट के इम्पैक्ट की वजह से हमारे माइंडसेट में भी चेंज होने लग जाए, हमारे रूल्स पॉलिसीज को लेते हुए, खुद के भी, सोसाइटी को लेके भी, तो वहाँ पे ये एक और फैक्टर कहला सकता है जो एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस को भी चेंज कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन पावर। सबसे इंपॉर्टेंटली पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
एथिकल नॉर्म्स और एथिकल डिटर्मिनेशन को चेंज करने का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, 3 एग्जाम्पल सबसे पहले उठ के आते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। किस तरीके से यहाँ पे ये जो 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स के हम देख सकते हैं कि आज के समय में सोसाइटी को बांटा गया है, या सोसाइटी के अंदर जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इन 3 मेजर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और यही फैक्टर्स जो होते हैं किस तरीके से एथिकल नॉर्म्स को भी चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में। अगर पॉलिटिकल अप्रोच कैसी है किसी भी गवर्नमेंट की, या जो भी गवर्नमेंट में अभी लीड कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल अप्रोच कैसी है, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच ही सोसाइटी में एथिकल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स चेंज कर पा रही है। सोशली किसी लीडर्स को हम देख सकते हैं, इकोनॉमिकली देखते हैं कि कोई भी कंट्री कितनी फाइनेंशियली डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है, उनके बेसिस पे भी सोसाइटी के या फिर कंट्री के एथिकल नॉर्म्स चेंज होते हैं। वहीं पे एथिकल नॉर्म्स सिर्फ इंडिविजुअल उस कैंडिडेट या उस सोसाइटी या उस कंट्री के नहीं हो रहे, दूसरी कंट्रीज और दूसरे के ऊपर भी वो इतना ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे फैक्टर्स के तौर पे ये चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे एक चेंज की वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं दूसरी चीजों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि एथिकल नॉर्म्स बदल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। किस तरीके से एजुकेशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क करता है, राइट। ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है, सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ थिंकिंग है उसको भी चेंज करने का काम कर सकता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग पैटर्न, किस तरीके से थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है, राइट। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हिटलर जो था बहुत ही क्रूशल था, वर्ल्ड वॉर 2 करवा दिए एंड ऑल सब कुछ हुआ। हिटलर ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रूशलिटी या फिर ब्रूटल वे में सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल सेट किए थे। अब जब 10th की बुक्स में या एनसीईआरटी में इन सबको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे उसकी नेगेटिव अप्रोच को ज़्यादा दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव थे, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए वर्क करने की वजह से, उससे कहीं ना कहीं बहुत सोसाइटी को हार्म हुआ है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंडसेट में पहले ही चीज़ें डेवलप हो रही है कि ये अनएथिकल करने से या अनएथिकल चीज़ें डेवलप करने से सोसाइटी में बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होते हैं, बहुत ही गलत स्टैंडर्ड सेट होते हैं, बहुत ही गलत तरीके से सोसाइटी डेवलप हो सकती है। अब जब नेगेटिव अप्रोच को दिखाया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाया गया, तो वहीं पे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्या सोचने लग गया कि एथिकल नॉर्म्स पे ही इंसान को वर्क करना चाहिए। एथिकल नॉर्म्स ये जो हैं, जो उसने नहीं किए थे, जिनको उसे करना चाहिए था, उनको ध्यान में रखेगा स्टूडेंट कहीं ना कहीं। तो ये एजुकेशन पॉलिसीज हो सकती है या एजुकेशन का जो सिलेबस हो सकता है, यहाँ पे एजुकेशन को लेके किस तरीके से पॉलिसी हमें पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिसी के साथ साथ किस तरीके से एजुकेशन का सिलेबस है कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से सिलेबस डिस्क्राइब है, उसके फैक्टर्स के भी हमारे उस उन सब कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से भी हमारे जो एथिक्स के चीज़ें डेवलप हो रही है वो वहाँ पे डिपेंडेंसी रखते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये भी एजुकेशन भी एक तरह का फैक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन या अपकमिंग जो जनरेशन चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंटली उनके लिए सबसे मेजर पर्सपेक्टिव एजुकेशन सिस्टम ही होता है कहीं ना कहीं, जो उनके बेसिक फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज को क्रिएट करता है कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम गवर्नेंस। किस तरीके से सोसाइटी में गवर्नमेंट वर्क कर रही है या किस तरीके से गवर्नेंस चल रही है। आप जब भी एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट बन जाते हैं इन एवरीथिंग, तो वहाँ पे आपकी वर्किंग या फिर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो एक और फैक्टर रखता है किस तरीके से एथिक्स डेवलप होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए ही हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर को वर्क करना चाहिए, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उनको ध्यान रखते हुए सोसाइटी में वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सोसाइटी के अंदर पॉलिसीज होगी, सोसाइटी के अंदर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, लॉस होंगे, एक्ट होंगे, तो इन सब चीज़ों को गवर्नेंस के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन? जो बेसिकली सिविल सर्वेंट होते हैं कहीं ना कहीं, राइट।
अब उनको भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होते समय किसी और इंडिविजुअल के लाइफ में किस तरीके से उस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर उसकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो वो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को हार्म करने के लिए स्टेप ले, या किस तरीके से वो सोसाइटी के अगेंस्ट थॉट डेवलप करने लग जाए। वहीं पे अगर उसके गवर्नेंस की जो पॉलिसीज है उनको ध्यान में अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल के माइंड में उस चीज़ों को पॉजिटिव आउटलुक दिया गया कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर एक बेटर प्रेजेंस और बेटर डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वो कर सकता है कि किस तरीके से पॉलिसीज हो गई या फिर रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में इंडिविजुअल हो या होल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हो, उनके माइंडसेट कैसे डेवलप हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है कहीं ना कहीं, राइट। इसी के साथ आता है लास्ट एंड फाइनल अपना ट्रेडिशनल एंड कल्चर। यहाँ पे टाइम नहीं है, इट्स ट्रेडिशनल एंड कल्चरल। किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो हमारे बिलीव्स हैं, रिलीजन्स को लेते हुए हमारी जो आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, किसी पर्सपेक्टिव बिलीव्स को या फिर मान्यता को मानते हुए, वो भी एक और फैक्टर हो सकता है कि वो किस तरीके से हमारे एथिक्स को डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिफाइड रिलीजन्स है बहुत सारे, या फिर बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर्स है, ट्रेडिशनल है, जिसे लोग बाग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, या उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत डिफ्रेंशिएट होते किसी और बिलीव से कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे ये बिलीव्स हो गई, या बिलीव्स के साथ साथ वो किस तरीके से इन बिलीव्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी एक और फैक्टर हो सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से एथिक्स के स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे कहीं ना कहीं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कुछ कल्चर्स के होते हैं बिलीव्स की किस तरीके से रात को खाना नहीं खाना है, या कुछ कल्चर्स के होते हैं कि रात को खाना खाना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन भी कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करने का काम कर सकते हैं एथिक्स के अंदर। किस तरीके से डेवलप करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट जब होते हैं जब ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े, ये जो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव हमने पढ़े, ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करने लग जाए, या इनकी जो आइडियोलॉजी ऑफ थॉट्स हो जाए वो बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाए कहीं ना कहीं। जैसे टाइम एक्सपीरियंस के साथ में मैच नहीं कर पाए, या फिर ट्रेडिशनल और कल्चर समय के साथ बदल ना पाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका गलत यूज़ होने लग जाए, किसके अगेंस्ट में, एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जो एथिक्स को डेवलप करे, और यही फैक्टर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो वो भी गलत एथिक्स को डेवलप कर सकते हैं, या गलत स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं सोसाइटी में, राइट। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स आखिर होते क्या है, और किस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एथिक्स के अंदर स्टैंडर्ड्स या सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसे हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स कहने वाले हैं। किस तरीके से एथिक्स के डायमेंशंस डेवलप होते हैं और किस तरीके से वो डायमेंशन हमें हमारी लाइफ में चीज़ों को समझने में मदद करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन।